हेलो नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर हेमंत और आप देख रहे हैं लर्निंग रीति। आज हम कक्षा 11 भौतिकी के प्रथम अध्याय का प्रारंभ कर रहे हैं, जिस अध्याय का नाम है भौतिक जगत। और इसमें आज के हमारे डिस्कशन का जो लेक्चर का टॉपिक है उसका नाम है भौतिकी क्या है। तो आज हम इस लेक्चर में हम देखेंगे कि भौतिकी क्या है, इसके बारे में समझेंगे, इसके मतलब को समझेंगे और इसको हम क्यों पढ़ते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये हमारे भौतिकी के अध्ययन का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय होगा। तो उम्मीद है कि आप इसे बहुत ध्यान से देखेंगे और इस बातों को समझेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो भौतिकी क्या है, इसके सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि भौतिक विज्ञान के बारे में, और किसी के मन में आएगा कि ये भौतिक विज्ञान होता क्या है। अगर आप पहली बार इस नाम को सुन रहे हैं तो निश्चित रूप से ये आएगा कि ये है क्या चीज़। तो अगर हम भौतिक विज्ञान की बात करें तो विज्ञान की एक सबसे बुनियादी विषयों में से एक है। अब प्रश्न आता है कि जब हम अगर भौतिक विज्ञान के बारे में जानना चाहते हैं कि भौतिक विज्ञान होता क्या है, तो सबसे पहले अब हमें ये जानना होगा कि ये विज्ञान क्या होता है। तब हम भौतिक विज्ञान को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि विज्ञान क्या है। तो विज्ञान प्राकृतिक घटनाओं को यथासंभव विस्तार और गहराई से समझने का एक सुव्यवस्थित प्रकार है। ध्यान रखें, जहाँ पे मैंने बोला कि यह सुव्यवस्थित प्रयास है जिससे हम घटना का पूर्वानुमान लगा सकें। घटनाओं में संशोधन या नियंत्रण के लिए जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं अपने इस सुव्यवस्थित प्रयास से, विज्ञान को जो हम समझते हैं, जो उसके घटनाओं पे जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, उससे जो हमको सीख मिलती है, जो लर्निंग मिलती है, उससे हम कैसे अन्य घटनाओं का पूर्वानुमान लगा सकें, उनका संशोधन कर करें और उनको हम अपने कंट्रोल में कर सकें। तो ऐसे सुव्यवस्थित प्रयास का नाम ही विज्ञान है। यह शब्द विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में हम साइंस कहते हैं, यह संस्कृत शब्द विज्ञान से, अगर संस्कृत में बात करें तो इसे हम विज्ञान भी कहते हैं। और ये लैटिन क्रिया के शब्द सिंटिया से लिया हुआ है, जिसका होता है टू नो, मतलब जानना। और अगर इससे हम, जैसा कि मैंने कहा, संस्कृत में इसे विज्ञान के नाम से, और अरबी में इसे हम इल्म भी कहते हैं। इनका पूरा जो तात्पर्य है, इनका मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान मतलब नॉलेज। तो अगर आप देखें तो साइंस नहीं है इसका। अगर एक संक्षिप्त सार की बात करें तो साइंस मीन्स नॉलेज, मीन्स ज्ञान। तो मुझे उम्मीद है कि आपको साइंस का वर्ड का मतलब अभी आपको समझ में आया होगा कि साइंस मतलब होता है विज्ञान, मतलब जानना, मतलब कि ज्ञान। तो अगर हम इसके साइंस की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे परस्पर जुड़े हुए पद शामिल हैं, जैसे कि व्यवस्थित अवलोकन करना, नियंत्रित प्रयोग करना, गुणात्मक तथा मात्रात्मक विवेचना, गणितीय प्रतिरूपण और भविष्यवाणी और सिद्धांतों का सत्यापन या अन्यथाकरण। तो इन पूरे परस्पर जुड़े पदों को आपको हम सही से समझाने के लिए हम एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पे बात करें तो हम मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब कोई वस्तु है, जैसे एक हल्की वस्तु हुई और एक भारी वस्तु हुई। और अगर हमें ये जानना है कि इनको हम यहाँ से छोड़ दें ऊंचाई से तो क्या होगा। तो हम सभी जानते हैं कि ये नीचे जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब आपको में जिज्ञासा होगी कि जैसा कि मैं दो वस्तु यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एक छोटा और एक बड़ा है। तो अब आप प्रश्न ये आएगा कि कौन सी वस्तु नीचे पहले जाएगी, कौन सी देर से जाएगी। अगर इनके द्रव्यमान, इनके मास, इनके जो भार हैं, इनको अगर अलग अलग हो तो क्या होगा। इनको विभिन्न ऊंचाइयों से नीचे गिराया जाए तो क्या होगा। तो अगर इनके इनके इस घटना, मतलब ये कैसे बिहेव करेंगे, कैसे इनका क्या नेचर, इन पर कैसे अप्लाई होता है, नेचर कैसे बिहेव करेगा अगर इसे हम छोड़ते हैं, तो इसको समझने के लिए हमें कुछ प्रयास करने होंगे। तो अगर हम रियली में कुछ कॉन्सेप्ट बनाना चाहते हैं, कुछ थियरी बनाना चाहते हैं कि ये कैसे नीचे गिरेंगे, कैसे जो प्रकृति है इन पर कैसे अप्लाई होगा, इनके गिरने की प्रकृति क्या होगी,
ये सब जानने के लिए हमें एक सुव्यवस्थित प्रयास करने के लिए हमें एक व्यवस्थित अवलोकन करना होगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि जैसे इसकी प्रकृति को जानना चाहते हैं कि यह छोड़ने पे दोनों विभिन्न ऊंचाई से और विभिन्न द्रव्यमान के विभिन्न भार के जो वस्तुएं अगर हम छोड़ें तो वो कैसे नीचे गिरेंगी। तो इसके लिए जो हमने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया कि हम इसको डिफरेंट ऊंचाई से विभिन्न द्रव्यमान के मास को हम गिराएंगे। तो एक व्यवस्थित अवलोकन किया कि भाई विभिन्न परिस्थितियों में अगर ये कंडीशन सेम है तो कैसे ये हमारा परफॉर्म करने जा रहे हैं, मतलब ये कैसे इनका व्यवहार कैसा होगा। तो अब इनको जैसा कि हमने कहा कि अब हम इनको विभिन्न ऊंचाइयों से नीचे गिराना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि विभिन्न ऊंचाइयों से गिरने पे विभिन्न द्रव्यमान को विभिन्न ऊंचाइयों से गिराने पे कैसे ये बिहेव करते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं। तो उसके लिए हमने कुछ प्रयोग किए, जिसमें हमारा प्रयोग यही था कि हमने इन्हें विभिन्न ऊंचाइयों पर ले गए, विभिन्न द्रव्यमान की वस्तुएं यूज किए। तो उसे हम कहते हैं नियंत्रित प्रयोग। गुणात्मक और मात्रात्मक विवेचना की बात करें तो जैसे हमने कहा कि विभिन्न ऊंचाइयाँ, तो कितनी ऊंचाइयाँ, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर। तो यहाँ पे हमने गुणात्मक मात्रा क्या है, ऊंचाई, और मात्रा क्या है, 10 मीटर जो हमने एक क्वांटिटिव वैल्यू दी है, 10, 15, 20 जो भी है। भार की बात करें 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो। तो यह हमारा मात्रात्मक विवेचना हुई। और इसका गुणात्मक विवेचना क्या है कि ये भार है कि ऊंचाई है, किस पैरामीटर पे हम बात करते हैं। तो इस तरह हमें यहाँ पे अगर हम एक व्यवस्थित निष्कर्ष निकालना चाहते हैं तो इस प्रकार से हमें ये गुणात्मक मात्रात्मक विवेचना भी उस क्रम में आता है। गणितीय प्रतिरूपण की बात करें अब है, जैसे हमने कहा कि इसे हमें हमारा प्रयास ये भी होता है कि हम पूर्वानुमान लगा सकें। जैसे मान लीजिए हमने जो एक्सपेरिमेंट किया, जो प्रयोग किए, जिससे हमने अपने थियरी को बनाया, वो 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर की ऊंचाई से 10 किलोग्राम, 5 किलोग्राम के वस्तुओं को गिरा कर हमने चेक किया। लेकिन हम 100 किलोग्राम, 200 किलोग्राम, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर की ऊंचाई से गिरा के देखना चाहते हो क्या होता है। तो उसके लिए हमने एक जो हमने ऑब्जर्वेशन किया अपने छोटे से प्रयोग से, उससे हमने एक गणितीय समीकरण बनाया, जिसमें हमने यह प्रयास किया कि कैसे हमने जो ऑब्जर्व किया उसको हमने गणितीय रूप दे सकें, और उससे उसका हम प्रयोग करके ऐसे सिमिलर कंडीशन में विभिन्न द्रव्यमान, विभिन्न भार द्रव्यमान की वस्तुओं को विभिन्न ऊंचाइयों से गिराने के लिए हम परिकल्पना कर सकें कि कितना समय लगेगा, कहाँ अगर हम फेंकेंगे तो कहाँ जाके गिरेगा, कैसे गिरेगा। तो ये सब परिकल्पनाओं के लिए वहाँ पे हमने उसको एक मॉडलिंग किया, एक मैथमेटिकल मॉडलिंग बोल सकते हैं, गणितीय प्रतिरूपण। और ऑफ कोर्स बहुत सारे थियरीज हैं, प्रैक्टिकल्स आप करते हैं तो उससे उसको सत्यापित करते हैं कि भाई हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो 10 किलोग्राम, 5 किलोग्राम के वस्तु के लिए इतनी ऊंचाई से किया था, क्या अगर हम अब इस थियरी से ये जो मॉडल हमने बनाया है इसमें ये फिट बैठता है। इसके लिए आपने एक प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन किया कि भाई अब हम 100 किलोग्राम को ऐसे करके इतनी ऊंचाई से गिराते हैं, और हमारे जो पिछले जो प्रयोग किए गए थे उसके हिसाब से जो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन, उस हिसाब से इसे इतना समय लगना चाहिए यहाँ से इतना नीचे आने में। और आपने रियली में प्रयोग करके चेक किया कि उतना ही समय आ रहा है, तो अब आपने कहा कि आपने ना, अब आप भविष्यवाणी कर पा रहे हैं कि भाई अब ये ऑब्जेक्ट है तो ये इतने समय में नीचे आ जाएगा। और अगर नहीं आता है तो आपने उसका अन्यथाकरण किया कि भाई ये जो हमने अपने ऑब्जर्वेशन किया था वो सही नहीं है, कहीं पे उसमें त्रुटि रह गई, कहीं कमी रह गई है, और वो अब सही से काम नहीं कर रहा है। तो आप देखें कि किस प्रकार से विज्ञान में हमने एक वस्तु के गिराने, विभिन्न ऊंचाई, विभिन्न भार के वस्तुओं को गिराने से चालू किया, कहाँ कैसे वहाँ पे व्यवस्थित अवलोकन, नियंत्रित प्रयोग, गुणात्मक और मात्रात्मक विवेचना, गणितीय प्रतिरूपण और भविष्यवाणी सिद्धांत का सत्यापन अन्यथाकरण देखें। तो ये संपूर्ण जब हमारा एक सिंपल प्रैक्टिकल से चालू होकर कैसे हमने एक एक्सपेरिमेंटल रूप दिया और उसका सत्यापन तक किया, और इस प्रकार से हमने एक साइंस डेवलप किया, एक विज्ञान डेवलप किया, मतलब एक नॉलेज डेवलप किया कि कैसे एक वस्तु किसी विभिन्न ऊंचाई से गिराएंगे तो उनका वो कैसे बिहेव करेगी, कैसे नीचे आएगी, किस रेट से नीचे आएगी, कितने समय में नीचे आएगी। बहुत सारे प्रश्न होंगे और इनके बारे में हम बहुत ही डिटेल में हम आने वाले भौतिकी के विभिन्न अध्यायों में उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसको देखेंगे। बट फिलहाल शुरुआत के लिए हमें लगता है कि आपको मैं यह स्पष्ट कर पाऊंगा कि इनके परस्पर जुड़े होने का तात्पर्य क्या है और कैसे ये विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है।
और जैसा कि मैं बार बार कहा कि विज्ञान सदैव गतिशील है, इसमें कोई अंतिम सिद्धांत नहीं है। हमेशा स्कोप होता है कि आप नए सिद्धांत आएंगे। जैसे मैंने कहा कि कोई आपने कुछ प्रयोगों के आधार पर कुछ नियम बनाए, कुछ थियरीज बनाए, और फिर उस पर हमने टेस्ट किया है विभिन्न दूसरे सिमिलर कंडीशन में, बट उसके जो पैरामीटर्स हैं, जैसे हमने द्रव्यमान भार का जो मात्रात्मक वैल्यू है उसे हम चेंज कर दिया, हाइट चेंज कर दिया, कुछ एडिशनल कंडीशंस अगर उसमें आ गए तो उसमें क्या वो सिद्धांत पालन हो रहे हैं? जरूरी नहीं है कि हो सकता है हो सकता है ना हो। तो कोई भी अंतिम सिद्धांत अंतिम नहीं होता है जब तक कि वो तब तक सत्य है जब तक कोई अन्य उसे अन्यथाकरण के लिए कोई ऑब्जर्वेशन नहीं मिल जाता है, और तब तक हम मानेंगे कि सिद्धांत सही है। अदरवाइज हम नहीं कहेंगे कि ये अगर हमारा सिद्धांत वेरीफाई नहीं हो पाता है तो हम कहेंगे कि ये सही नहीं है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो सिद्धांत का कोई अंतिम नहीं होता है, वो हमेशा अपना स्वरूप बदलता रहता है। उसका जो रेंज है, जहाँ वैलिडिटी रेंज है, जहाँ तक उसे हम अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उसका रेंज बदलता रहता है जैसा ऑब्जर्वेशन होता है और जैसे हमारे शोध आगे बढ़ते हैं और उसमें नई जानकारियाँ हमें प्राप्त होती हैं। और अगर विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण है सिद्धांत, जैसे जो हमने थियरी बनाए, जो एक्सपेरिमेंट करके, जो ऑब्जर्वेशन करके जो हमने थियरी बनाए, और फिर उनका प्रयोग, परीक्षण कि भाई वो जो थियरी बनाए वो रियली में अप्लाई होते हैं, काम करते हैं कि नहीं। तो उससे जो पारस्परिक प्रभाव है वो विज्ञान की प्रगति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर विज्ञान को अगर आगे बढ़ना है, जैसे हमारे बहुत सारे डेवलप आप अपने चारों तरफ देख रहे हैं, वो ऐसे नहीं हो रहे हैं। उसके लिए बहुत सारे सुव्यवस्थित प्रवाह बैकग्राउंड में बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, सिद्धांत बनाए जाते हैं, उनको टेस्ट किया जाता है, और उनके आधार पे हम बहुत सारे नए जो वस्तुएं देखते हैं, नए जो आपके पास यंत्र आते हैं वो उस पर आधारित होते हैं, और उससे हमारे देख सकते हैं कि कितनी हमारी लाइफ को ईजी होती है, कितने लाइफ सेव होते हैं, और कितने उसके हमारे जो दैनिक जीवन में लाभ प्राप्त होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात करें साइंस में तो ये कह सकते हैं कि हम नियम नहीं बना सकते कि जो प्रकृति फॉलो करे। हम केवल ऑब्जर्वर हैं। हम उन कानूनों और नियमों की खोज करते हैं जो प्रकृति का संचालन कर रहे हैं। हम नियम प्रकृति के लिए नहीं बनाते हैं, प्रकृति को ऑब्जर्व करते हैं और उससे हम प्राप्त ये जानने का प्रयास करते हैं कि कौन से नियम को प्रकृति फॉलो करती है। इसलिए ये जो हमारे नियम हैं, हम जैसे जैसे हमारी समझ प्रकृति के घटनाओं के समझने में बढ़ती है, उस हिसाब से हमारे नए नियम, नए कानून जो नए नियम कानून आते हैं उसे हम बनाते हैं, उसको में संशोधन करते हैं। अगर वो पालन नहीं करते हैं, फेल हो जाते हैं, तो हम फिर नए कानून और नियम बनाते हैं जिससे हम ये व्याख्या कर पाएँ, ये भविष्यवाणी कर पाएँ कि रियली में दी हुई घटना या दिए हुए समय में, दिए हुए परिस्थिति में घटना अगर घटती है तो इसका एंड रिजल्ट जो अंतिम परिणाम होगा वो क्या होगा। अगर वो परिणाम जो हमारे दिए हुए नियम और कानून, जो हमारे जो दिए हुए नियम और कानून जो भौतिकी के हैं उसमें अगर नहीं बैठ रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें नए नियमों और कानूनों की खोज करनी पड़ेगी। और विज्ञान में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आप निराधार कल्पना और अनुमानों का भी जगह है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे थियरीज हैं जो आपने फिजिकल ऑब्जर्वेशन किया कि भाई ये घटना हो रही है और इसे आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये आप नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे नियम और कानून नहीं बने हैं। आप अपने उसे खोजेंगे, उसमें जो ऑलरेडी अवेलेबल हमारे जो नियम हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत है भौतिकी के, उसमें बैठाने का प्रयास करें तो हो सकता है वो उसमें फिट बैठे और आप उसे उसको आप जो आपने ऑब्जर्वेशन किया है, अवलोकन किया है, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसकी व्याख्या कर सकते हैं। बट अगर नहीं कर पा रहे हैं फिर भी आप कल्पना के आधार पर अपने विचार दे सकते हैं कि भाई ये हो रहा है तो इसके लिए हम इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो जरूर आपको ऑलरेडी वो एग्जिस्ट करता हो। अगर आपने ऐसी कोई परिकल्पना की है तो निश्चित रूप से अगर उसे आप
वैलिड करना चाहते हैं, प्रासंगिक बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक स्वीकार करने के लिए आपको प्रयोग द्वारा उसे सत्यापित करना बहुत ही आवश्यक है। तो निश्चित रूप से आप कल्पना परिकल्पना कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन अंततः उसे स्वीकृतिकरण जो बहुत लोगों द्वारा, सभी वैज्ञानिकों द्वारा स्वीकृत होने के लिए उसका प्रयोग द्वारा वैलिडेशन महत्वपूर्ण है। अब आते हैं हमारे मूल प्रश्न पे कि भौतिकी क्या है। तो अभी उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको विज्ञान क्या है इसके बारे में समझा पाया हूँगा। अब हम देखेंगे कि विज्ञान का सबसे मूल विषयों में से भौतिकी है। अब हम बहुत जानेंगे कि भौतिकी क्या है। तो भौतिकी शब्द ग्रिफ्स शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। प्रकृति मतलब नेचर। इसका संस्कृत समकक्ष की बात करें, भौतिकी, भौतिकी एक संस्कृत वर्ड है। इंग्लिश में हम इसको फिजिक्स कह रहे हैं, और जिनका उपयोग भौतिक दुनिया के अध्ययन के लिए किया जाता है। भौतिक दुनिया फिजिकल वर्ल्ड के अध्ययन के लिए ही, मतलब फिजिकल वर्ल्ड का अध्ययन ही भौतिकी है, संक्षेप में अगर हम बात करें तो। सभी विषयों में भौतिकी के सिद्धांतों का, विचारों का प्रयोग होता है, चाहे वो रसायन विज्ञान है, चाहे वो जीव विज्ञान है, चाहे वो मेडिसिन का क्षेत्र है, चाहे वो एग्रीकल्चर का क्षेत्र है। सभी क्षेत्र में विज्ञान के नियमों का, विचारों का प्रयोग किया जाता है, और ये सभी इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी विषयों का नींव है। अगर हम उदाहरण के तौर पर लें, तो अगर हम बात करें कि रेडियो, टेलीविज़न, आप जो कंप्यूटर अपने जिस पे आप ये वीडियो, या मोबाइल जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये लेक्चर देख रहे हैं, या सबसे सिंपल बात करें, जो चूहा पकड़ने वाला जो माउस ट्रैप होता है उसकी बात करें, तो हर जगह विज्ञान है। और उनका न्यू भौतिकी से रखी हुई है। अगर हम इस स्पेस सेटेलाइट की बात करें, जहाँ से बहुत सारे कम्युनिकेशंस होते हैं, हमें पहले से ही पता चल जाती हैं कि मौसम क्या होगा, कहाँ आंधी आएगी, कहाँ बारिश पड़ेगी, कहाँ ओले पड़ेंगे। बहुत सारे कम्युनिकेशन से जो सेटेलाइट हो रहे हैं वो भी भौतिकी के नियमों पे आधारित हैं, और आज हम उन्हें प्रक्षेपित कर पाएँ और अंतरिक्ष में हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो रहे हैं। स्टीम इंजन की बात करें, तो पहले हम भाप से जो ऊष्मागतिकी के नियमों पे आधारित थे। अभी तो हमारे पास डीजल और इलेक्ट्रिक से चलने वाले रेल आपने सफ़र किया होगा। तो ऐसे सभी बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपके हमारे लाइफ को बहुत ही आसान कर दिए हैं। अब हम किसी भी जगह पे बहुत आसानी से, पैदल जाने की बजाय अगर आप जाते हैं तो आप सैकड़ों हज़ारों किलोमीटर ट्रैवल करने की आप सोच पा रहे हैं। तो ये सब की देन कहाँ से आई है? ये सब भौतिकी के विकास का ही और अध्ययन का ही फलस्वरूप है कि आज हमारे पास बहुत सारे यंत्र और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। स्पेस क्राफ्ट, जहाँ पे आप नहीं केवल पृथ्वी की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने अंतरिक्ष को एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम आउटसाइड अर्थ, जो पृथ्वी है उसके बाहर अंतरिक्ष में जाके एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, और ये सब संभव पाया है हमारे स्पेस सैटेलाइट्स की मदद से, जहाँ पे हम रॉकेट्स अंतरिक्ष में भेज रहे हैं। और ये रॉकेट बनना संभव कैसे हुआ है? हमारे बहुत सारे भौतिकी के अध्ययन और जो सिद्धांत हैं उनका स्टडी करके, ऑब्जर्व करके बहुत सारे इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किए गए, और वहाँ पे ये संभव हो पा रहा है कि आज हम अंतरिक्ष में भी विचरण कर पा रहे हैं। तो भौतिकी का अगर हम देखें, तो भौतिकी का अध्ययन जो है किसी रोमांच से कम नहीं है। यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है, और कभी कभी ये बहुत ही निराशा भी आपको ला सकती है, पर निश्चित रूप से एक बार आप उसे समझने लगे तो आप इसमें बहुत अपने आप को पुरस्कृत और संतोषजनक महसूस करेंगे, और आपको लगेगा कि हाँ, रियली में हमने कुछ सीखा। आपको एक अच्छी फील गुड महसूस होगा आपके अंदर। तो संक्षिप्त रूप में अगर भौतिकी की बात करें, तो भौतिकी प्रकृति और उनके नियम का अध्ययन है। यह एक प्रयोगात्मक विज्ञान है, जहां भौतिकी विज्ञानी अब प्रकृति की घटना का निरीक्षण करते हैं और उस पैटर्न और सिद्धांतों को खोजने की कोशिश करते हैं जो इस घटनाओं से संबंधित हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जैसे हमने कहा कि विभिन्न वस्तुओं को विभिन्न ऊंचाई से गिरा रहे हैं, विभिन्न द्रव्यमान, विभिन्न भार की वस्तुओं को गिरा रहे हैं, तो हमने एक पैटर्न बनाया। हमने देखा कि एक पैटर्न क्या है, कि विभिन्न भार की वस्तु कैसे नीचे गिर रही हैं, विभिन्न ऊंचाई से कैसे नीचे गिर रही हैं। तो उसका जो हमने ऑब्जर्व किया, उसका जो निरीक्षण किया, और उससे जो पैटर्न मिला, उससे हमने एक सिद्धांत बनाया, रूल बनाया, थियरी बनाया, और उससे हमने
जो थियरी निकाला, अगर आप देखें तो ये एक प्रयोग का ही रिजल्ट है, एक प्रयोगात्मक विज्ञान ही कहेंगे कि प्रयोगों द्वारा हमने उसे वेरीफाई किया और हम संतुष्ट हैं कि अब ये हमारे एक ब्रॉडर रेंज में हम इसका उपयोग कर पाएंगे। और जो पैटर्न हमने देखा, इसे ही हम जो हमने निकाला कि इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है जो सिद्धांत, उसी को हम सिद्धांत कहते हैं। और जब यह सिद्धांत बहुत अच्छी तरह से स्थापित हो जाता है और व्यापक उपयोग में आ जाता है, तब इसे ही हम उसे भौतिकी के नियमों और सिद्धांतों के भौतिक नियमों के नाम से जाने जाते हैं। भौतिकी में इसके सरल घटक भागों के गुणों और इंटरैक्शन से एक बड़े अधिक जटिल प्रणाली के गुणों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इस दृष्टिकोण को न्यूनीकरण या रिडक्शन कहा जाता है, जो कि भौतिकी का केंद्र में है। अगर आपको इसे एग्जाम्पल के तौर पे हम रिडक्शनिज्म या न्यूनीकरण की बात करें तो आप देखें कि जैसे न्यूटन ने ये देखा कि जो सेब पेड़ से गिरता है नीचे, तो वो जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरता है, और इसने बहुत ही महत्वपूर्ण खोज किया कि भाई इससे नीचे गिरता है तो क्यों गिरता है। इससे उसने पता लगाया कि जो मास है, जो भार होता है, उसमें एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है। तो ये एक सिंपल सिद्धांत जो उसने बनाया, ये सिद्धांत अगर आप देखें तो ये ब्रॉडर रेंज में अब यूज किया सकता है। अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य, जो पृथ्वी है सूर्य की चक्कर लगाती है, और जो चंद्रमा और पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो ये सब गुरुत्वाकर्षण एक वस्तु दूसरे वस्तु पर जो गुरुत्वाकर्षण बढ़ता है उससे जुड़े हुए हैं, और इसकी वजह से वो एक दूसरे के परितः चक्कर लगा रहे हैं। तो आप देखें कि ये सेब के गिरने से चालू हुआ, और इसका जो व्यापीकरण है, जो विस्तारीकरण है, वो हम ग्रहों तक के बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे सेम थियरी को जो छोटे से एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन से चालू हुआ, उसका कैसे व्यापीकरण हम विस्तृत रूप में उसका प्रयोग हम देख पा रहे हैं। अब आगे हम देखते हैं कि भौतिकी के सिद्धांत के विषय के लिए हर स्तर पर रचनात्मकता की जरूरत होती है। एक भौतिक वैज्ञानिक रूप में आपको सवालों के जवाब देने की कोशिश करने और प्रयोग डिजाइन परिणामों से उचित निष्कर्ष निकालने के लिए उपयुक्त प्रयोग सीखना होगा। मतलब यह हुआ, अगर उदाहरण तौर पे अगर हम बात करें कि जैसे रचनात्मकता की बात करते हैं, तो जैसे गैलीलियो ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया, उसने क्या किया कि जो दो विभिन्न वस्तुओं को ऊपर, उसने सोचा कि भाई उसके पास एक जिज्ञासा आई पहले कि अगर हम दो वस्तुओं को किसी ऊंचाई से गिराते हैं तो उनके गिरने का दर क्या होगा। क्या दो विभिन्न द्रव्यमान, विभिन्न भार की वस्तुएं एक समान रेट से नीचे आएंगी, समान दर से नीचे आएंगी, या विभिन्न दर से नीचे आएंगी। तो इसको उसने वेरीफाई करने, एक ऑब्जर्वेशन बनाने के लिए उसने सोचा कि एक एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। तो उसने पीसा के मीनार पे जाके एक छोटा गेंद और एक बड़ा गेंद ऊपर से नीचे की तरफ गिराया, और उससे उसने उसके गिरने के दर को देखा, और उससे ये पता लगाया कि रियली में अगर दो विभिन्न भार के वस्तुओं को हम ऊपर सेम ऊंचाई से गिराते हैं तो उनके दर पे क्या प्रभाव होगा, क्या त्वरण जो गुरुत्वाकर्षण उन पे अलग अलग होगा कि सेम होगा। तो ये बहुत ही उचित और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था उस समय के लिए, और निश्चित रूप से इसने बहुत सारे हमारे अंडरस्टैंडिंग जो समझ है उसके बारे में हमारा विकास किया। तो अब यहाँ पे रचनात्मकता देखें तो उसने सोचा कि भाई इसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना ही होगा, और एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसने सोचा कि सबसे ऊंचाई पे चलते हैं, पीसा का मीनार का चयन उसने किया। तो आप देख सकते हैं कि कैसे रचनात्मकता और प्रयोग और सबका सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट उसका कितना मायने रखता है हमारे ऐसे नियमों और सिद्धांतों की खोज में। भौतिकी केवल तथ्य और सिद्धांतों का संग्रह नहीं है, यह वह प्रक्रिया भी है जिसके द्वारा हम सामान्य सिद्धांत पर पहुंचते हैं जो वर्णन करते हैं कि भौतिक ब्रह्मांड कैसे व्यवहार करता है। यह विकास जो है वो अक्सर एक अप्रत्यक्ष पथ लेता है। कभी कभी धारणा जो होती है वो सही भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। जब तक हम एक ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं, एक अवलोकन नहीं करते हैं जहाँ पे हमारा जो दिए गए सिद्धांत हैं उससे उसकी व्याख्या हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें उस सिद्धांत में मॉडिफिकेशन, संशोधन की ज़रूरत पड़ती है। और
उसमें और विस्तार की ज़रूरत है। अगर हम उससे भी निश्चित रूप से संशोधन के बाद भी हम किसी ऑब्जर्वेशन अवलोकन को हम व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं दिए हुए सिद्धांत से, तो हमें नए सिद्धांतों को बनाने की आवश्यकता पड़ सकती है। कभी कभी जो हमारे पुराने सिद्धांत हैं जो अभी हमें लगते हैं कि वैलिड हैं, लेकिन आने वाले समय में अगर हमारे पास कुछ नए ऑब्जर्वेशन आते हैं तो निश्चित रूप से हमें उन सिद्धांतों को छोड़ना पड़ेगा और हमें नए सिद्धांतों को चलना पड़ेगा जो ब्रॉडर रेंज में विस्तृत रूप से उनकी व्याख्या कर पाए। किसी भी सिद्धांत को हम अंतिम नहीं कह सकते हैं, कोई भी अंतिम सत्य नहीं है। सिद्धांत हमेशा आज सही है, कल वो सही नहीं हो सकते हैं, वो उसमें सुधार की आवश्यकता हो सकती है। क्योंकि जब तक हम कोई ऑब्जर्वेशन, कोई अवलोकन करते हैं और उसे हम दिए गए सिद्धांत और नियमों से उनकी व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें उसमें संशोधन करना होगा। और अगर उसके बाद भी अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो हमें नए नियमों और सिद्धांतों की खोज करनी होगी, जिसमें हम उस एक दिए हुए ऑब्जर्वेशन के साथ साथ हमारे पीछे के सभी ऑब्जर्वेशन की व्याख्या की जा सके। तो इस प्रकार से कोई भी नियम और सिद्धांत हमारा अंतिम नहीं है। और अगर हम देखें अपने महान वैज्ञानिकों न्यूटन, आइंस्टीन, गैलीलियो, ये सभी हमारे उस समय जो एक अवलोकन किए, ऑब्जर्वेशन किए और उस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से उन्होंने एक सिद्धांत बनाए, नियम बनाए, और वो आज हमारे लाइफ को, जो हमारे जीवन शैली को इतना इम्प्रूव करके आया, हमारे चारों तरफ इतना विकास हुआ है ऐसे ऐसे नियमों और सिद्धांतों के अवलोकन से ही, के शोधों से ही आगे बढ़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे अगर आप कोई भी फिजिकल ऑब्जर्वेशन देते हैं, उसको अच्छे से उस पर विचार करते हैं, उसका अवलोकन करते हैं, उस पर सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं, और कुछ ऑब्जर्वेशन ऐसे भी हो सकते हैं जिनका एक्सप्लेन नहीं किया सकता है, तो आपको एक अवसर प्रदान हो सकता है कि आप भी एक नया सिद्धांत और नियम लेके आएँ जिससे बड़ी से बड़ी और कॉम्प्लेक्स सिस्टम की जो आपने घटना देखी उसकी व्याख्या कर पाएँ। तो ऐसे नियम को भविष्य में इतिहास में आप अपना नाम दर्ज कर पाएंगे अपने महान वैज्ञानिकों के लिस्ट में। तो आप देख सकते हैं कि कैसे जो अवलोकन है, जो ऑब्जर्वेशन है हमारे फिजिकल घटनाओं का, हमारे चारों तरफ उसका कितना महत्व है, और कैसे उस पर आप विचार करके अगर आप कुछ नया लेके आते हैं तो आप हमारे मानव जगत के लिए, जीव जगत के लिए कितना उपलब्धि का काम कर सकते हैं। और आप सीमा की बात करें, कोई भी नियम और सिद्धांत होते हैं वो सभी सीमाओं में, सभी तरीके से, सभी कंडीशंस में अप्लाई आप नहीं कर सकते हैं। इसकी भी अपनी एक सीमा है, बाध्यता की सीमा है, जिसके बाहर ये लागू नहीं होता है। अक्सर भौतिकी में जब हम नए विकास करते हैं, नए अवलोकन करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो नए कंडीशंस हम जोड़ते हैं, उससे अपने दिए गए सिद्धांतों को जो संशोधन करते हैं, उससे जो उसकी बाध्यता की सीमा है वह और बढ़ जाती है। तो हम एक यूनिफिकेशन थियरी की ओर बढ़ते हैं, लेकिन अभी वहाँ तक पहुँचने तक बहुत दूरी है। अभी हम जो हमारे नेचर को समझने का प्रयास कर रहे हैं, और उससे हमारे जो ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं, जो हमें सीख बन रही है, उससे हम अपने दिए अवेलेबल सिद्धांतों में संशोधन करते हैं, और उससे बड़े से बड़े उसके रेंज को, उसकी वैलिडिटी रेंज को, उसके जो वैधता की सीमा है उसे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और अगर हम इसे उदाहरण के रूप में समझाने का प्रयास करें, तो जैसा कि हमने बार बार कहा, गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट, जब उसने जो वस्तुओं को पीसा के मीनार की ऊंचाई से गिराया था, तो मान लीजिए कि उसने पाया कि जो गिरने का, जो वस्तुओं के गिरने का दर है, वो जो उनका मास है उससे वो इंडिपेंडेंट होता है, उस पर निर्भर नहीं करता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था उस समय के लिए। लेकिन उसे अगर वहीं पे अगर ये दो वस्तु हैं, इस पर अगर आप जो पंख होता है, अगर आपने पक्षियों का पंख देखा हो, बहुत ही हल्का होता है, और एक भारी बाल रखें, दोनों को गिराएं, दोनों वस्तुओं पे अगर उसके नियम के अनुसार कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि जो घर्षण का बल है, जो वायु है इस बीच में, जब वो ऊपर से नीचे वस्तु गिर रही है, तो जो जो पंख है पक्षी का, उस पर वो ज़्यादा घर्षण का बल लगेगा, और जिससे वो धीरे दर से गिरेगा कंपेयर टू जो हमारा बाल है, वो जो भारी और बहुत तेज़ी से नीचे आएगा। बट गैलीलियो के नियम के हिसाब से वो समान दर से आना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि गैलीलियो का नियम गलत है, उसका नियम अधूरा था। उसने हम जो एयर का है, जो हवा है, उसके घर्षण को उसमें कंसीडर नहीं किया था। तो उसमें जब संशोधन, इस ऑब्जर्वेशन से जब संशोधन किया जाएगा, इस कंडीशन के हिसाब से भी
इस नियम को सुधार किया गया, तो उसमें अब हमने घर्षण बल को भी ऐड कर दिया, और उस हिसाब से अब हमारा, आप देखेंगे कि अब जो गैलीलियो का नियम था वो हवा में तो वैलिड नहीं था, वैक्यूम में वैलिड था। अगर वहाँ पे कोई घर्षण नहीं है तो सत्य था, लेकिन जब हम उसमें सुधार किया, घर्षण बल को भी कंसीडर करके उसे एक उस नियम में उस कंडीशन को अप्लाई करके उस नियम को सुधार किया, तो अब वो केवल वैक्यूम में ही सही नहीं होगा, अब वो हमारे हवा के माध्यम में भी वो काम करेगा। तो इस प्रकार से देखिए कि कोई भी जो सीमा थी, गैलीलियो की नियम सत्य था, लेकिन उसकी सीमा थी। उसकी सीमा ये थी कि वो वस्तु वैक्यूम में हो या जो घर्षण का बल है लगता है उस ऑब्जेक्ट पे, वो नेग्लिजिबल होना चाहिए। लेकिन अगर वो नेग्लिजिबल नहीं होता है तो उस स्थिति में उस नियम में संशोधन की आवश्यकता होगी, और जब वो संशोधन किया गया तो अब वो नियम अब हमारे एक रेंज से ज़्यादा रेंज में, मतलब केवल वैक्यूम में नहीं और दूसरे भी कंडीशन में काम कर सकता है। तो ये जो घर्षण का जो कॉन्सेप्ट घुसाया गया एयर का, उसने निश्चित रूप से गैलीलियो के सिद्धांत की वैलिडिटी को एक्सटेंड किया, बट ऑफ कोर्स एक संशोधन के बाद। तो जैसा कि हमने बार बार कहा कि कोई भी नियम अंतिम नहीं होता, इसमें हमेशा संशोधन की जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी नियम अंतिम नहीं होता है, हमेशा संशोधन करने का स्कोप होता है, और वो स्कोप मिला। ऐसे ही बहुत सारे घटनाएं हो सकती हैं जिसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, और उसे निश्चित रूप से अगर व्याख्या नहीं किया जा सकता है तो उसमें संशोधन किया जा सकता है, और उसके संशोधक आप हो सकते हैं अगर आप एक अच्छे भौतिक वैज्ञानिक की बनने का सोच रखते हैं। अब हमने देखा कि विज्ञान क्या है, भौतिकी क्या है, उसे समझा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब हम सबसे दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, भौतिकी विज्ञान है जो भी है, लेकिन हम इसको पढ़ें क्यों? क्यों भौतिकी क्यों? तो भौतिकी का मुख्य उद्देश्य उन मूल सिद्धांतों को जानना है जो प्रकृति में होने वाली घटनाओं को नियंत्रित करते हैं, और अंत में भविष्य के प्रयोगों के परिणामों की भविष्यवाणी करने के लिए उन मूलभूत सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि हम ये नियम और सिद्धांत क्यों खोज रहे हैं, ताकि हम भविष्यवाणी कर पाएँ, हम पहले से प्रिडिक्ट कर पाएँ कि अगर हमें ये नियम और ये सिद्धांत जो दिए गए ऑब्जर्वेशन से हमने जो बनाए हैं, उससे हम बड़े बड़े घटनाओं को, कॉम्प्लेक्स सिस्टम में जो घटनाएं होती हैं उनकी व्याख्या कर पाएँ, और उसमें अपनी समझ डेवलप कर पाएँ। तो हम बहुत सारे ऐसे यंत्र, ऐसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर सकते हैं जो हमारे लाइफ को और इम्प्रूव कर सकती है, हमारे प्राणी जगत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो इस प्रकार बात करें तो जो भौतिकी का मुख्य उद्देश्य है वो प्रौद्योगिकी का विकास, जीवन शैली में सुधार और प्राकृतिक आपदाओं आदि से बचाव। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो हमारे निकट भविष्य में बहुत सारे हमारे साइक्लोन की घटनाएं, बहुत सारे भूकंप आए, तो हमारे वैज्ञानिक निरंतर दिन रात प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम ये ऑब्जर्वेशंस करके हम कुछ नियम और सिद्धांत बनाए, जिससे हम ये भविष्यवाणी कर पाएँ कि कब हमारे पास भूकंप आने वाला है या आपदा आने वाली है, जिससे बहुत सारे जान माल की हानि को हम बचा सकते हैं, और बहुत सारे ये जो हमारे जो कैपिटल इन्वेस्ट होते हैं, जो खर्चे होते हैं, उनसे उसको हम सही दिशा में प्रयोग कर पाएँ, और हमारे जीवन शैली को खुशहाल और उपयोगी बना पाएँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको भौतिकी क्या है और भौतिकी हम क्यों पढ़ते हैं इसके बारे में हम आपको समझा पाए होंगे। अब इस चैप्टर इसके जो आज का टॉपिक है, इसके अंत के पहले हम आपको आइंस्टीन का एक बहुत अच्छा विचार यहाँ पे पढ़ना चाहेंगे, जिसे हमने वो हिंदी में रूपांतरित किया है आपके लिए, ताकि आपको समझा सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि जैसा कि आज मुझे ये बहुत ही सटीक लगता है, ये वाक्य, ये जो सेंटेंस है आइंस्टीन द्वारा जो दिया हुआ विचार है, और एक दिन आप को जब आपको और अच्छे से भौतिकी समझ में आ जाएगी, तो उम्मीद करता हूँ आप भी इस विचार से सहमत होंगे। तो आइंस्टीन के विचार के अनुसार उनका कहना है कि भौतिक विज्ञानी का सर्वोच्च कार्य सबसे सामान्य प्राथमिक नियमों की खोज है, जिसे विश्व चित्र को तर्क सांगित रूप से निष्कर्षित किया जा सके। लेकिन इस मूलभूत नियमों की खोज के लिए कोई तार्किक तरीका नहीं है, और अंतर्ज्ञान ही एकमात्र तरीका है जो कि रूप के पीछे छिपे व्यवस्था के लिए एक अनुभूति के सहयोग से होती है, और यह अनुभूति अनुभव द्वारा विकसित की जाती है। तो आप देखें कि समय के साथ अनुभव जो आपके आएगा, उससे, जैसे हमने कहा, जो आप प्रिडिक्शन करते हैं, जो
जो आप भविष्यवाणी कर पाएंगे, वो जो आप सीखेंगे उससे, जो आपके अंदर एक एक्सपीरियंस डेवलप्ड होगा, उससे आप नए नए परिकल्पना और सिद्धांतों को आप सामने ला सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं जिसे आप प्रूफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप उसको फील कर सकते हैं। फील करने का मतलब है कि आप अपने खुद प्रिंसिपल्स बना सकते हैं जिसे प्रूव नहीं किया जा सकता, लेकिन वो है, क्योंकि वो नेचर उसको फॉलो करती है, उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। और उससे पता नहीं कितने आप सिद्धांत बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको मैं इसे संक्षिप्त रूप में समझा पाया होऊंगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर सेशन में इस चैप्टर के, जिस और अगला लेक्चर का जो टॉपिक होगा वो भौतिकी का प्रयोजन और उत्तेजना।